नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 जून बुधवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि अभय न्यूज की एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर आ चुकी है। तो देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें एक क्लिक पर जानने के लिए आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। करीब 2 साल बाद एक बार फिर उज्जैन नगर निगम में नगर सरकार आने का रास्ता साफ हो गया है। उज्जैन नगर निगम के 54 वार्ड और महापौर पद के लिए 6 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 17 जुलाई को रिजल्ट आएगा। उज्जैन के साथ बड़नगर नगर पालिका निर्वाचन भी होगा। 3 सितंबर 2020 को उज्जैन की चुनी गई नगर सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। तत्कालीन महापौर मीना जॉनवाल और 54 पार्षदों की रुखसती के बाद निगम की कमान पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी के हवाले है। करीब 2 साल से बतौर प्रशासक संभागायुक्त ही काम देख रहे हैं। अब एक बार फिर से नगर सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। निकाय चुनाव के लिए उज्जैन में 6 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 11 जून से नामांकन शुरू किए जाएंगे और 18 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। 22 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 6 जुलाई को वोटिंग होगी और 17 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। इस दिन नगर पालिका खाचरोद, महिदपुर, नागदा, नगर परिषद उन्हैल और माकड़ोन के लिए वोटिंग होगी। इन निकायों का परिणाम भी 17 जुलाई को जारी किया जाएगा। आज एक बार फिर इस खबर की शुरुआत दोहे से। मनुष्य नहीं होता है समय होता है बलवान। भीलन लूटी गोपिका वहीं अर्जुन वहीं बाण। अर्थात मनुष्य बलवान नहीं होता है बल्कि समय बलवान होता है। भीलों ने भी महान धनुर्धर अर्जुन से गोपिका लूट ली थी, जबकि अर्जुन भी वहीं थे और उनके बाण भी वहीं थे। यह कहावत इस बार नगर निगम के अपर आयुक्त मनोज पाठक पर फिट हुई है। करीब 8 साल तक नगर निगम के महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे पाठक ने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि निगम कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग एक उपायुक्त स्तर का अधिकारी रोक देगा। ना सिर्फ रोक देगा बल्कि चेतावनी से भरा यह लेटर भी जारी कर देगा कि अगर आपने बगैर रिलीविंग के काम शुरू किया तो उसे अनियमितता माना जाएगा। दरअसल यह कहानी 12 दिन पहले शुरू हुई थी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के सिलसिले में नगरीय प्रशासन विभाग ने 20 मई को 10 दिन के लिए मनोज पाठक को भोपाल बुलाया था, लेकिन इसी दिन पाठक ने 10 दिन के अवकाश की अर्जी निगम आयुक्त को दी थी। चुनाव कार्य को अत्यंत आवश्यक मानते हुए निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने पाठक का अवकाश आवेदन अस्वीकृत कर उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल के लिए रिलीव कर दिया। पाठक ने भोपाल में ज्वाइनिंग नहीं दी और बगैर मंजूरी के ही अवकाश पर चले गए। 10 दिन के अवकाश के बाद वह 31 मई को निगम कार्यालय पहुंचे और ज्वाइनिंग दी, लेकिन उपायुक्त पूजा गोयल ने उनकी ज्वाइनिंग यह कहकर रोक दी कि आपको नगरीय प्रशासन विभाग के लिए रिलीव किया था तो वहां की रिलीविंग लेकर आइए। बगैर रिलीविंग के ज्वाइन करने और काम करने को अनियमितता मानने की चेतावनी दी है। नगर निगम आयुक्त ने इस बार सीधे वजीर पर वार कर दिया है। माना जा रहा है कि निगम आयुक्त का सफाई अभियान अब अंतिम दौर में है। इधर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता और उनकी टीम को निपटाने की जिम्मेदारी महापौर का सपना देख रहे तराना के विधायक महेश परमार ने ले ली है। गुप्ता को घेरने के लिए वह लोकायुक्त में शिकायत कर रहे और अपने राजनीतिक और नौकरशाही के संपर्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण फिलहाल 2 महीने तक गुप्ता का कुछ होना नहीं है। तब तक नगर निगम का काफी कुछ गार्बेज फ्री कर दिया जाएगा। हाँ, नई परिषद आने के बाद पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है, लेकिन तब तक काफी कुछ बदल चुका होगा। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाएं GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम। आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। वो सालों से जमीन पर बसे थे, खेती कर रहे थे और अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन काल भैरव में प्रस्तावित पार्किंग ने उन्हें बेघर कर दिया। बगैर मुआवजा लिए और दिए ही प्रशासनिक अफसर उन्हें लोगों के मकान और ढाबे तोड़ डाले। एसडीएम ने कहा
कि मुआवजा स्वीकृत है, संबंधित बैंक अकाउंट नंबर दे दें, उनके खाते में राशि जमा कर देंगे। दरअसल बाबा महाकाल के कोतवाल भैरवगढ़ स्थित काल भैरव मंदिर में पार्किंग बनाई जा रही है। इसके लिए 1 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। यह जमीन निजी है और इन पर 3 मकान और एक ढाबा बना हुआ है। जमीन मालिक राजूबाई, दुर्गा शंकर और अशोक चौहान की है। यह अपने परिवारों के साथ यहाँ रहते हैं और खेती करते हैं और दुकान संचालित करते हैं। चूंकि प्रशासन को पार्किंग के लिए जमीन चाहिए, इसलिए बुधवार को टीम पहुंची और 3 मकान और ढाबा ढहा दिया। हालांकि जमीन और ढाबा के मालिकों को काफी समय पहले नोटिस जारी किए गए थे। हमारी गरीब की बददुआ, ये मतलब हमारी गरीब की बददुआ। अभी छोटे छोटे से बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे ये बच्चे छोटे छोटे? घर में बेघर रहते हैं। आज तुम्हें कोई घर में बेघर करेगा? हालांकि कार्रवाई का परिवारों ने विरोध किया और मुआवजे की राशि को नाकाफी बताया, जबकि प्रशासन के अनुसार सभी भूमि के मालिकों को उचित मुआवजा दिया गया है। भूमि मालिक राजूबाई ने बताया कि हमें बेघर कर दिया गया है, हम कहाँ जाएंगे? सालों से जमीन पर रहकर हम खेती कर रहे हैं और प्रशासन हमें बेघर कर रहा है। एसडीएम संजीव साहू ने कहा कि पार्किंग के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है, संबंधितों को मुआवजा तय कर दिया है। वह अपना अकाउंट नंबर दे, 2 से 3 दिन में मुआवजा राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये क्या बोला अतिक्रमण आया तोड़ो। हमारी निजी जमीन में बने 50 साल से मकान बना हुआ है। हमारे सास ससुर के मकान में हम रह रहे थे, क्या जब से बना हुआ 50 साल से। अब वो गुजर गए, हम रह रहे थे, जमीन पीछे हमारे खेती वो करते थे। अब ये तोड़ दे, हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे सर? ऐसा नहीं कहना अवैध कब्जा है और कोई अवैध नहीं है, हमारी निजी जमीन में बना हुआ है। हम पूरा परिवार है, मेरी 2 बहू है, 2 बेटे, उनके बच्चे हैं। क्या सब तोड़ दिया? सब तोड़ दिया। देखो, काल भैरव मंदिर के विस्तारीकरण के लिए लगभग 1 हेक्टेयर जमीन हमने भू अधिग्रहण किया था, जिसमें 3 मकान, एक ढाबा और कुछ खुली भूमि है। आज उसी पे जो है कब्जा लेने की कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है। मुआवजा सबका निर्धारित है, जो भी हमको अपने खाते वगैरह देगा। हम आज भी सबको बोल रहे हैं कि जो भी हमको अपने दस्तावेज उपलब्ध करा दें, हम 3-4 दिन में उनका मुआवजा जो निर्धारित है वो उनको उनके अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। राजनीति का चस्का और महत्वाकांक्षा क्या क्या नहीं कराती है। आदमी सत्ता की हनक हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब देखिए ना रिटायर्ड अपर कलेक्टर जेसी बोरासी को, जिन्होंने खुद को भाजपा का महापौर प्रत्याशी घोषित कर लिया है। दरअसल इस खबर को देखने और समझने के लिए आप बुधवार को ब्रांडेड अखबार के पेज नंबर 2 पर छपा यह एडवर्टोरियल देखिए। एडवर्टोरियल यानी खबर की तरह छपा विज्ञापन। हालांकि इस विज्ञापन नुमा खबर में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। इस विज्ञापन में जैसी बोरासी ने भाजपा से महापौर पद का टिकट मांगा है और भाजपा से टिकट मिले बगैर ही उसके चुनाव चिन्ह यानी कमल के फूल को विज्ञापन में जगह दी गई है। बोरासी ने खुद को देश का पहला ऐसा प्रत्याशी घोषित कर दिया है जो निगम कमिश्नर रह चुका है। यहाँ हम आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर राज्य प्रशासनिक सेवा में चुने गए बोरासी 2005 में तत्कालीन नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री शिवनारायण जागीदार की कृपा से उज्जैन निगम आयुक्त रह चुके हैं। अपने इस विज्ञापन में बोरासी ने ढेर सारी भ्रामक जानकारी दी है, जैसे उन्होंने खुद को पूर्व कलेक्टर और डीएम बताया है, जबकि वास्तविकता यह है कि बोरासी कभी आईएएस रहे ही नहीं। उनका अंतिम पद अपर कलेक्टर का था, जिस पर वह मंदसौर में रहे थे। अपने ब्यौरे में बोरासी ने खुद को जिला योजना अधिकारी, जिला फूड अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी, उप संचालक कृषि, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी तक बताया है। यहाँ हम आपको बता दें कि यह सभी अलग अलग पद हैं और जिनका राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से कोई संबंध नहीं होता। इनमें भी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का पद सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी और जिला विधिक सहायता अधिकारी का पद न्यायिक सेवा के जानकार का होता है। पूरे विज्ञापन को देखकर लगता है कि बोरासी लोगों को तथ्यहीन झूठ परोस रहे हैं। अब ऐसे में खुद ये समझा जा सकता है कि चुने जाने से पहले ही जो व्यक्ति इस कदर असत्य जानकारी अपने बारे में दे रहा है, वह चुने जाने के बाद क्या करेगा। फसलों का बीज तैयार करने की कंपनी बनाकर 16,000 क्विंटल सरकारी सोयाबीन ब्रीडर बीज को खुले बाजार में बेचने वाले ठग को ईओडब्ल्यू ने 11 साल बाद गिरफ्तार किया है। उसने कागजों में ही बीजों की फसल उगाकर 9 करोड़ 60 लाख रुपए का चूना शासन को लगाया था। किसानों को गलत बीज बेचकर भी आरोपी ने करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए थे।
आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड की मांग ईओडब्ल्यू ने की है। दरअसल ठगी की ये कहानी 2010 में शुरू हुई थी। लोकेंद्र सिंह राजपूत ने वरदान एग्रीटेक नामक कंपनी बनाई थी। कंपनी का काम किसानों के लिए सोयाबीन का बीज तैयार करना था। सरकार की बीज प्रमाणीकरण संस्था ने कंपनी को इसकी इजाजत दी थी। इस खबर में थोड़ा तकनीकी पेच है, उसे हम आसान भाषा में समझाते हैं। हम जिन भी उपज को देखते हैं वह दो तरह की होती है, पहला उपज और दूसरा बीज। उपज का मतलब वह जिसे आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज का मतलब जिसका उपयोग उपज तैयार करने में होता है। मान लीजिए हम सोयाबीन को लें। सोयाबीन दो तरह की होती है, एक उपज और दूसरी बीज। उपज वाले सोयाबीन से तेल DOC तैयार होती है, जबकि बीज वाली से सोयाबीन का उत्पादन होता है। उपज की कीमत बीज की तुलना में 2 से 3 गुना कम होती है। जैसे अगर अभी सोयाबीन की कीमत 5,000 रुपए क्विंटल है तो इसका बीज 10 से 15,000 रुपए क्विंटल होता है। बीज उत्पादन की भी एक प्रोसेस है। इसके मुताबिक बीज फसल तैयार करने के लिए मूल बीज, जिसे F1 कहते हैं, वह जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी जबलपुर प्रदान करती है। इन बीजों को एग्रीटेक कंपनियां यूनिवर्सिटी से लेकर उन किसानों को देती है जो उनके लिए बीज तैयार करते हैं। यह किसान बकायदा एग्रीटेक कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट किसानों का प्रमाणीकरण और खेतों में फसल का सत्यापन जिले में पदस्थ बीज प्रमाणीकरण अधिकारी करते हैं। इस तरह तैयार बीज को बाजार में बेचा जाता है। इस मामले में लोकेंद्र सिंह राजपूत ने 2 तरह से गबन किया। पहला, उसने कंपनी बनाई, बीज प्रमाणीकरण संस्था से उत्पादन की अनुमति ली, जबलपुर कृषि यूनिवर्सिटी से F1 बीज हासिल किया, लेकिन इन बीजों को खेत में बोने के लिए नहीं भेजा। उसने 24,000 क्विंटल बीज हासिल किया, लेकिन जब ईओडब्ल्यू ने कंपनी में दबीज दी तो वहां केवल 8,000 क्विंटल सोयाबीन बीज ही मिला। इस तरह उसने तब के बाजार मूल्य के करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए के बीज को बाजार में बेच दिया और शासन को चूना लगा दिया। दूसरा, उसने किसान को बीज की जगह सामान्य सोयाबीन बोने को दे दी और इससे तैयार उपज को सोयाबीन बीज बताते हुए बाजार में बेच दिया। उसके इस कृत्य में तत्कालीन बीज प्रमाणीकरण अधिकारी दयाराम भावेल और राकेश यादव भी शामिल रहे, जिन्होंने कागज पर हो रही बीजों की खेती का प्रमाणीकरण कर दिया। अभी ये दोनों इंदौर कृषि विभाग में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं और ईओडब्ल्यू इन पर प्रकरण दर्ज करने के लिए अभियोजन स्वीकृति लेने जा रही है। डीएसपी अजय केथवास ने बताया कि राजपूत ने F1 बीज बेचकर शासन को नुकसान पहुंचाया, जबकि सामान्य सोयाबीन को बीज बताकर उसने किसानों को भी नुकसान पहुंचाया है। करीब 500 से ज्यादा किसानों ने तब शिकायत की थी। इस मामले में 11 साल से फरार राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया है। चूंकि इस मामले में बरामदगी नहीं करनी थी, इसलिए ईओडब्ल्यू ने पुलिस रिमांड की जगह जुडिशियली रिमांड की मांग की, यानी राजपूत को जेल भेजा जाए ताकि वह साक्ष्य को प्रभावित नहीं कर सके। ईओडब्ल्यू में अपराध क्रमांक 5/11 जो कि वर्धमान एग्रीटेक के प्रोप्राइटर ओनर श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत व अन्य के विरुद्ध जो है दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत ये पाया गया कि श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत द्वारा जो ब्रीडर बीज होते हैं उसमें हेरा फेरी की गई और जांच प्रतिवेदनों में ये पाया गया था कि जितना ब्रीडर बीज मौके पर उपस्थित होना था उससे कई क्विंटल वो कम पाया गया। उन्होंने हेरा फेरी की और जालसाजी की, फर्जी किसानों के जो है सहमति पत्र बनाए और जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होते हैं उनसे भी मिली भगत करी और फसल का बगैर बोए ही सत्यापन भी करवा लिया। ये सब चीज़ें जांच में प्रमाणित पाए जाने पर आज लोकेंद्र राजपूत को उनके घर से हिरासत में लिया गया। बाद पूछताछ उनको आज गिरफ्तार करके जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में पेश किया गया है और अभी प्रोसीडिंग उसकी चल। सटोरियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रोबेशनर आईपीएस विनोद मीणा की टीम ने एक बार फिर बड़ा सट्टा पकड़ा है। आरोपी से 80,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। और दरअसल शिवांश एवेन्यू में रहने वाला प्रधुमन अग्रवाल उर्फ गोलू घर से ही बड़े पैमाने पर सट्टा कारोबार चला रहा था। ब्रांच की टीम जब उसके घर पहुंची तो कैलकुलेटर से हिसाब से जोड़ा जा रहा था और फोन से पाना उतारा जा रहा था। मौके से रजिस्टर जब्त किया गया। इसमें 7 लाख रुपए का हिसाब मिला। 80,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और कैलकुलेटर जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई के बाद आरोपी और जब्त सामग्री आगे की कार्रवाई के लिए नागजीरी थाने को सौंप दी है।
डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटे कान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। धरती के सबसे बड़े दिन यानी 21 जून को शहर में एक बार फिर देश विदेश के खगोलविद जुटेंगे। ग्रीष्म संक्रांति के इस दिन विद्वान खगोलीय घटनाओं पर गहन मंथन करेंगे। मौका होगा 3 दिवसीय विक्रमादित्य युगिन वृहद भारत सेमिनार का। कर्क रेखा के गुजरने वाले उज्जैन शहर और डोंगला गांव में विद्वान रिसर्च भी करेंगे और कई पहलुओं पर चिंतन भी। सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ, विक्रम विश्वविद्यालय और इतिहास संकलन योजना के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय सेमिनार 19 जून से विक्रम कीर्ति मंदिर में शुरू होगा और ग्रीष्म संक्रांति वाले दिन 21 जून को डोंगला में इसका समापन होगा। खगोल विज्ञानियों के लिए 21 जून का दिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। उज्जैन से कर्क रेखा गुजरने की मान्यता होने के कारण इस दिन का महत्व उज्जैन में कुछ अधिक हो जाता है। कार्यक्रम में इंग्लैंड और इंडोनेशिया से भी विद्वान आएंगे। देश के प्रमुख खगोल विद्वानों से भी इसको लेकर चर्चा चल रही है। 21 जून को डोंगला में विद्वानों को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के साक्षी बनने का अवसर भी मिलेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है ग्रीष्म संक्रांति। दरअसल 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन की रात सबसे छोटी होती है। तकनीकी तौर पर दिन की अवधि 13 घंटे से ज्यादा होती है। तकनीकी रूप से इस दिन को ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध वाले देश सूर्य के सबसे निकट होते हैं। सूर्य कर्क रेखा पर ऊपर की ओर से चमकता है। आर्कटिक सर्कल में संक्रांति के दौरान सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यानी यहाँ 24 घंटे का दिन रहता है। नौतपा में सूरज अब तमतमा रहा है। 8वें दिन उसकी किरणें झुलसाने पर आमदा रही। हाल ये रहा कि कूलर भी हाँफने लगे। तापमान एक बार फिर 41 डिग्री पर पहुंच गया। 2 दिन के अंतराल में तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। जबकि नौतपा के पहले दिन 25 मई को तापमान 40 डिग्री पर रहने के बाद पारा 40 से नीचे ही चल रहा था। सोमवार को पारा 2.5 डिग्री उछला लेकिन 40 डिग्री तक नहीं पहुंच सका। रविवार को दिन का तापमान 47 डिग्री था, जबकि सोमवार को यह 39.5 डिग्री पर आ गया। मंगलवार को यह उछलकर 41 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि आसमान में कभी बादल छा रहे और तेज हवा भी चल रही है। इससे आने वाले दिनों में बारिश होने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं नौतपा के 8 दिन में क्या रहा तापमान का हाल। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे इनबॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114007 पर दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।